वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम रूसों के विचारों के क्रम में अगला टॉपिक कर रहे हैं, जो कि रूसों के राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि रूसों ने कानून के बारे में क्या कहा, कानून निर्माण किस तरह से होगा और राज्य और सरकार का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने 3 वीडियोज आपके रूसों के किए हुए हैं, उनके अलग अलग विचारों से संबंधित। तो आपने अगर ये नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोज़ को भी आप देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विधि और विधि निर्माता के बारे में रूसों का क्या विचार है। ठीक है। तो सबसे पहला जो कथन है हमारा कि रूसों के सामाजिक समझौते द्वारा जिस राजनीतिक समाज का जन्म होता है उसके अंतर्गत व्यक्तियों का शासन नहीं बल्कि किसका शासन होगा, विधि का शासन स्थापित होता है। तो रूसो तो ये कहता है कि जब सामाजिक समझौता हुआ लोगों के बीच में तो एक राजनीतिक समाज का जन्म हुआ, लेकिन इसमें जो है किसी व्यक्ति को जो है शासन नहीं सौंपा गया है। ठीक है। शासन किसका स्थापित होगा भाई? कानून का शासन स्थापित होगा, विधि का शासन स्थापित होगा। ठीक है। यानी कि क्या है कि जो आपकी सरकार है इस या राज्य है उसकी वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि विधियों के अनुसार जो है शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। रूसों के अनुसार कोई भी शासन वैध नहीं है जब तक कि उस पर विधियों का शासन ना हो ना। यही बात मैंने कही कि जो है राज्य की वैधता इस बात पे निर्भर करेगी कि वह विधि के अनुसार यानी कि कानून के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इस प्रकार से जो हमारा शासित राज्य होगा उसके शासन का रूप चाहे कुछ भी हो, क्या होगा आपका? एक गणतंत्र शासन जो है वो होगा। ठीक है। तो कानून के हिसाब से जो है आपका जो राज्य है, जो सरकार है वो चलनी चाहिए। ठीक है, इसकी बात करता है। इसके अलावा सामाजिक समझौते के पश्चात सामान्य इच्छा द्वारा संवैधानिक विधियों का निर्माण होता है। अभी देखिए, अभी तो इसने कहा कि भाई कानून जो है कानून के हिसाब से यानी कि विधि का जो है शासन होना चाहिए। अब ये विधियों का निर्माण किस तरह से हुआ है, तो जो इसने जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, कि सामाजिक समझौते के अनुसार जो हमारा समाज है किस तरह से चलेगा, वो सामान्य इच्छा के सिद्धांत पे चलेगा। ठीक है। तो जो हमारी संवैधानिक विधियों का निर्माण है वो भी किसके द्वारा किया जाएगा भाई? सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर ही किया जाएगा। उसके अनुसार विधि निर्माता चाहे तो एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह हो सकता है जो सामान्य हित के लिए विधियों का निर्माण कर सके। देखिए, जो विधियों का निर्माण होगा, ठीक है ना, जो विधि का निर्माण होगा वो जो है सामूहिक हित के लिए यानी कि सामान्य हित के लिए होगा। और किस 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 पर आधारित होगा? तो वो होगा आधारित हमारे सामान्य इच्छा पर आधारित होगा। ठीक है ना। तो कानून का निर्माण कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका मूल रूप क्या होना चाहिए? सामान्य इच्छा पर आधारित सामान्य हित, सभी का हित के लिए जो है उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। ओके। आगे ये कहता है कि रूसो का विचार है कि विधि निर्माता को केवल एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करना चाहिए। तो विधि निर्माता क्या करेगा? एक जो है परामर्शदाता के रूप में ही कार्य करेगा। वो जो है सुझाव देगा कि इस तरह से जो है आपके कानून जो है ये कानून इस तरह से बनने चाहिए आपके सामान्य इच्छा के आधार पर। ठीक है। आगे देखते हैं। विधि निर्माता के लिए जनता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक। जनता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक का मतलब है कि ये जो विधियाँ होंगी, जो भी आपका कानून बनेगा, वो जो है तभी आपका वैध माना जाएगा जब जनता उसको स्वीकार करेगी। यानी कि जनता की सहमति अत्यंत आवश्यक है कानून के निर्माण के लिए। ठीक है। विधि निर्माता के पास कोई कार्यपालिका शक्ति भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपका कानून का निर्माण करेगा उसके पास कार्यपालिका शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? यानी कि वो केवल कानून का निर्माण कर सकता है। ठीक है। वो उसको लागू नहीं करेगा। ठीक। वह जनता के हित में विधियों का निर्माण करेगा। यानी कि केवल कानून निर्माण करने की बात की गई है कि जो भी विधि निर्माता होगा वो केवल कानून का निर्माण करेगा। उन विधियों को लागू किस तरह से किया जाएगा उसकी शक्ति उसके पास नहीं होगी, केवल वो कानून बना देगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि विधि निर्माता के पास कोई भी कार्यपालिका शक्ति नहीं होनी चाहिए। कार्यपालिका हम जानते हैं कि विधियों यानी कि कानूनों को लागू कराने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। ओके। आगे देखते हैं। राज्य और सरकार के स्वरूप के बारे में इसने क्या कहा है। ठीक है। तो इसने जो है कहा है कि जो हमारा रूसों के अनुसार जो सामाजिक राज्य है वो सामाजिक समझौते के द्वारा उत्पन्न एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो हमने ये देखा था कि भाई लोगों ने क्या किया था, समझौता किया था, सामाजिक समझौता हुआ था। सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोज़ में। तो उसके द्वारा जो है राज्य क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था का जो है उद्गम होता है, जिससे सामान्य इच्छा द्वारा संप्रभुता की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि संप्रभु कौन होगा? संप्रभु की बात भी हमने की है कि जो हमारा सामान्य इच्छा है इसी को जो है रूसों ने क्या माना है? संप्रभु माना है।
ठीक है ना, यानी कि सर्वोच्च शक्ति क्या होगी, सामान्य इच्छा ही होगी। जो भी हमारा जो है सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण हुआ है उस पर जो है संप्रभु कौन होगी, तो सामान्य इच्छा ही जो है क्या होगा, संप्रभु होगा। तो राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है। तो रूसो के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था क्यों है, क्योंकि जो है राज्य का निर्माण जो है लोगों के सामाजिक समझौते के पश्चात हुआ, यानी कि ये कह रहा है कि लोगों ने ही जो है राज्य का निर्माण किया है, इसीलिए जो है राज्य को क्या मान रहा है, एक कृत्रिम संस्था माना जाता है। ओके, तो ये भी हम देख रहे हैं कि राज्य क्या है भाई, एक कृत्रिम संस्था है। रूसो ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया है, ठीक है ना, यानी कि राज्य क्या है, राज्य जो है ये समाज का ही एक संगठित रूप है, ठीक है, समाज का एक विकसित रूप जो है, यानी कि पहले जो है आपका समाज था, समाज से धीरे धीरे जो है आपके राज्य का निर्माण बन गया। तो राज्य और समाज में रूसो ने कोई भी अंतर नहीं किया, ये आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूसो समाज को एक जैविक इकाई मानता है, ठीक है ना, जिसका स्वाभाविक विकास राज्य के रूप में होता है। ठीक, तो क्या है, समाज को एक जैविक इकाई माना, यानी कि जो हमारे राज्य का निर्माण हुआ है बाद में वो किससे हुआ है भाई, वो समाज से ही हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए जो है समाज और राज्य में भी इसने कोई अंतर नहीं किया। यानी कि ये कह रहा है कि पहले हमारा समाज था, ठीक है ना, इसी जैविक इकाई से ही फिर आगे चल करके किसका निर्माण होता है भाई, राज्य का निर्माण होता है, ठीक है, इसीलिए इसने राज्य और समाज में भी कोई अंतर नहीं किया है और समाज को जैविक इकाई मानता है। जैविक इकाई मतलब पहले समाज आया, उसके बाद जो है उसी से विकसित होकर के क्या बन गया भाई, राज्य बन गया। ओके, और रूसो ने यह भी बताया कि जो हमारा राज्य बना है वो हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है। व्यक्तित्व का यानी कि लोगों की सामान्य इच्छा के आधार पर ही तो राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक है, लोगों के सामान्य इच्छा के आधार पर ही निर्माण हुआ है राज्य का। तो लोगों का जो व्यक्तित्व रहा होगा, जिस तरह से लोगों का व्यक्तित्व रहा होगा उसी तरह की सामान्य इच्छा उन्होंने उसी तरह की इच्छाएं उनके अंदर प्रकट हुई होंगी, ठीक है ना, और उसी से जो है क्या निर्माण हुआ भाई, हमारे राज्य का निर्माण होगा, उसी से हमारे राज्य का शासन चलेगा। इसीलिए जो है ये हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार भी इसको बताया है, किसको, राज्य को। किसने बताया, तो रूसो ने बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये दो तरीके के जो है शासन प्रणाली की बात करता है, जैसे कि, और इसमें जो है बेस्ट किसको मानता है, तो ये मानता है कि जो हमारा प्रत्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, वो जो है शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है, किसने, रूसो ने, ठीक है ना। रूसो ने कहा कि भाई जो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि जो आपका प्रत्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ये शासन का क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ रूप होता है। ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ना कि प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली, यानी कि जो इसमें हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कौन होता है, जिसमें हम अपना क्या चुनते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं, हम अपना एक नेता चुनते हैं और वो हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए वो कानून बनाता है, ठीक है ना। इसको जो है रूसो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कोई एक अपना ऐसा नेता नहीं चुनेंगे जो हमारे लिए कानून बनाएगा। हम लोग जो है इसमें जनता क्या ये कह रहा है कि जनता जो है डायरेक्ट जो है क्या कर सकती है, अपने कानून निर्माण में सहयोग दे सकती है, और किस तरह से वो सहयोग दे रही है, अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं सरकार के बारे में क्या है। तो सरकार जनता के द्वारा चुने हुए थोड़े व्यक्तियों का समूह होती है। हम सब जानते हैं कि जनता जो है क्या करती है, अपने लिए सरकार का चुनाव करती है, उसमें कुछ व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है और वो सामान्य इच्छा के निर्देशों को कार्य रूप में परिणत करती है। जो है लोगों की सामान्य इच्छाएं होती हैं, उसी को जो है उसी के आधार पर जो है क्या बनता है भाई, कानून का निर्माण होता है, उसी के आधार पर शासन चलता है। और सरकार क्या होती है, तो सरकार राज्य का केवल एक एजेंट के रूप में होता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है, तो एजेंट का काम क्या होता है भाई, एजेंट का काम होता है कि केवल जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार ही वो क्या करेगी, अपना शासन करेगी। इसीलिए सरकार को जो है रूसो ने क्या बोला कि राज्य का एक एजेंट ही है, एक अभिकर्ता मात्र है राज्य का, ठीक है। जो सरकार चुनी जाएगी वो राज्य का एक एजेंट मात्र है, वह केवल उसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है जो जनता ने उन्हें दी हुई है। और कौन सी शक्ति दी है भाई, सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, सामान्य इच्छा के आधार पर ही वो क्या करेंगे, शासन कार्य को चलाएंगे, ठीक है। सॉरी, सरकार का मुख्य कार्य क्या होगा कि विधियों को लागू करना होगा, ना कि उनका निर्माण करना, ठीक है। अब देखिए विधि को निर्माण करने का काम विधिकर्ता को उसने दिया था, लेकिन जो लागू करने का काम होगा वो किसका होगा, तो वो आपके सरकार का होगा, ठीक है ना। सरकार क्या करेगी, विधियों को लागू करेगी।
ठीक, यहाँ पे अगला पॉइंट ये लिखा है कि रूसो के अनुसार जो सरकार का प्रमुख कार्य है ये क्या है, विधियों का निर्माण ना होकर, यानी कि विधियों का निर्माण सरकार नहीं करेगी। जिनको लोग चुनेंगे वो विधियों का निर्माण नहीं करेंगे। विधियों का निर्माण किसके आधार पर होगा, सामान्य इच्छा के आधार पर होगा। सरकार का क्या काम है, सरकार का काम केवल उन्हें लागू करना है, यानी कि जो है विधि निर्माण होगा सामान्य इच्छा के आधार पर, उसको लागू करने का जो आपका काम है वो किसका होगा, सरकार का होगा। ठीक है, क्योंकि विधियों का निर्माण तो संप्रभु जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामान्य इच्छा के आधार पर जनता के द्वारा ही, संप्रभु जनता के द्वारा ही ये आपके विधियों का निर्माण किया जाता है। लागू करने का काम किसको दिया गया भाई, सरकार को। ठीक है, रूसो ने सरकार शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की कार्यपालिका के अर्थ में किया गया है। अब कार्यपालिका जो है वर्तमान समय में क्या करती है, तो जो कार्यपालिका है वर्तमान समय में वो कानूनों को लागू कराती है, हम लोग ये जानते ही हैं। तो इसीलिए जो है ये कहा गया कि सरकार शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया है रूसो ने, कार्यपालिका के। क्यों भाई, क्योंकि अभी आपने ऊपर वाली लाइन में देखा कि सरकार का प्रमुख कार्य क्या होगा, केवल जो है विधियों को लागू करना होगा। तो इसीलिए जो है रूसो ने सरकार शब्द का प्रयोग आप कह सकते हो कि वर्तमान समय की कार्यपालिका के अर्थ में किया है। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो दो और चीज़ों की बात करता है ये, और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि सरकार को जनता की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना है। ठीक है ना, अपने स्वार्थ के अनुसार काम नहीं करना है। तो जनता की इच्छा क्या है, वो सामान्य इच्छा है। रूसो ने प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के मध्य भी अंतर किया है। अब प्राकृतिक असमानता क्या होती है भाई, प्राकृतिक असमानता जो है आपको जन्म से मिलती है। जैसे कि आपका शारीरिक क्षमता, किसी की शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी के पास कम बुद्धि है, कोई ज़्यादा सोच पाता है, ज़्यादा बुद्धि है उसके पास। तो ये हमारी प्राकृतिक असमानता है। तो प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता में क्या किया है रूसो ने, अंतर किया है। और परंपरागत असमानता क्या है, जो समाज में बनाई गई असमानता, यानी कि समाज ने जिस असमानता को बनाया है वो परंपरागत असमानता कहलाती है। जैसे कि किसी के जो है ज़्यादा धन अर्जित कर लिया किसी ने, किसी की संपत्ति ज़्यादा अर्जित कर ली, सामाजिक वर्ग अलग अलग बना दिए, कोई ऊंचा वर्ग है, कोई निचला वर्ग है। ठीक है ना, तो ये सब आपका परंपरागत असमानता है। प्राकृतिक रूप से आपको ये असमानता नहीं मिली है। ठीक है ना, यानी कि धन संपत्ति आपको प्राकृतिक रूप से नहीं मिला। ठीक, ये प्राकृतिक रूप से आपको केवल शारीरिक क्षमता और बुद्धि मिली है। इसीलिए जो है प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता में अंतर किया है। और ये भी जोड़ दिया है कि जो है परंपरागत असमानता को हमें क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो परंपरागत असमानता को जो है क्या होना चाहिए भाई, लागू नहीं किए, मतलब कि ये परंपरागत असमानता का विरोधी तो शुरू से ही रहा। आपने देखा है कि संपत्ति का ये विरोध करता है कौन, रूसो। ठीक है ना, स्टार्टिंग के वीडियोज़ में आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं इसकी आलोचना जो है किन लोगों ने करी। अब इसकी आलोचना जो है कुछ लोगों ने करी भाई, कि जो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात रूसो ने की, लेकिन जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये केवल छोटे राज्यों में ही संभव है। जैसे भारत जैसा बड़ा देश है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, लेकिन जो आपके बड़े राज्य हैं वहाँ पर ये व्यवहारिक नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों के लिए है। ठीक है, सामान्य इच्छा का निर्धारण कैसे किया जाए ये स्पष्ट नहीं है। कोई स्पष्ट रूप इन्होंने नहीं दिया कि जो है सामान्य इच्छा किस तरह से निर्धारित होगी। इन्होंने बस खाली ये बताया कि लोगों की जो है आदर्श इच्छाओं का योग ही क्या होगा, सामान्य इच्छा। ठीक है ना, यानी कि जनहितकारी जो इच्छाएं हैं लोगों की, उसी का योग जो है सामान्य इच्छा को बताया। लेकिन किस तरह से उसका निर्धारण किया जाए ये कोई कहीं पे स्पष्ट नहीं किया है। तो ये भी इनकी आलोचना है। रूसो का संप्रभुता का सिद्धांत सामूहिक शासन की तानाशाही को जन्म दे सकता है। इसका क्या अर्थ है, संप्रभु किसको बताया रूसो ने, रूसो ने सामान्य इच्छा को संप्रभु बनाया। और सामान्य इच्छा जो है एक व्यक्ति की इच्छा तो है नहीं। ठीक है ना, वो क्या है, पूरे समाज के जो है आदर्श इच्छाओं का योग बताया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी इसका जो संप्रभुता का सिद्धांत है ये सामूहिक शासन की तानाशाही को जन्म दे सकता है। जैसे कुछ अगर अल्पसंख्यक हो गए, उनका विचार कुछ और होगा, तो इन पर जो है इस विचार वाले लोगों का जो है क्या पड़ेगा भाई, शासन पर जो है इन पर जो है इनका प्रभाव पड़ेगा, ये बहुसंख्यक लोगों का। ठीक है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि सामूहिक तानाशाही को जन्म दे सकता है ये। अब देखिए एक कथन जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये वाला कथन है, आपको ध्यान रखना है। किसने कहा है, प्रोफेसर वाहन ने कहा है कि रूसो का जो संप्रभु शासक है वो हाब्स का लेवियाथन है और जिसका सर कटा हुआ है। अब इसका अर्थ भी आप समझ लो कि रूसो का जो संप्रभु शासक है, रूसो ने भी जो है जो आपके संप्रभु किसको बनाया भाई, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को संप्रभु बनाया, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक सामान्य इच्छा है। लेकिन जो हाब्स था, हाब्स का लेवियाथन था, यानी कि जो है हाब्स ने क्या किया था कि राजा ही जो है एक व्यक्ति को जो है उसने कहा कि भाई ये क्या होगा, सर्वोच्च शक्ति होगा, यानी कि उसका कोई
नाम था, कोई जो है वो व्यक्ति था। लेकिन रूसों के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, केवल एक सामान्य इच्छा है। तो यही कहा कि ये भी निरंकुश है, ये भी निरंकुश है, बस इसका सर कटा हुआ है। यानी कि इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको जो है चेहरा दिखाया जा सके कि हाँ ये जो है निरंकुश शासक है, जबकि यहाँ पे एक निरंकुश शासक था। इसीलिए कहा कि ये दोनों ही सेम है, बस इसका सर कटा हुआ है। रूसों के संप्रभु का जो है सर कटा हुआ है, कोई व्यक्ति उस पर नहीं है, आसीन है, बाकी निरंकुश दोनों हैं। ठीक है, किसने कहा था ये? प्रोफेसर वाहन ने कहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट वमेंट किया कीजिए। किसी के कमेंट नहीं आते, केवल आप लाइक वाइक करके रह जाते हो। तो कमेंट करके बताया करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो मुझे पता चले। इसीलिए वीडियोज़ को बनाने का मुझे मन भी नहीं करता है, क्योंकि जो है कोई भी जो है फीडबैक नहीं आता है। ठीक है ना? अगर आपको पसंद भी आया हो तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग शेयर लग रहा है करते नहीं हो। ठीक है? कुछ समय निकाल के पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।